जय हिंद बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे और वीडियो के माध्यम से अपना अध्यापन कार्य कर रहे होंगे। बच्चों, हम आज कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 7 पढ़ेंगे, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतियाँ कारक, जो भू आकृतिक कारक है, जैसे प्रवाहित जल जो होता है वो इसे नदी को कहते हैं, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देते हैं। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का ही परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। बच्चों, बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर अलग अलग प्रकार के भू दृश्य बनाती है जो भूतल के विस्तृत भाग में है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं धीमे गति से ही कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। बच्चों, भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता रहता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रिया परिवर्तित होती जाती है, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती जाती है, अर्थात बदलती जाती है। भूतल के एक भाग में एक भू आकृति और दूसरी भू आकृति में, या एक भू आकृति के एक रूप में और दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं में आती रहती है, मतलब उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक बच्चों इतिहास होता है और समय के साथ साथ उसका परिवर्तन होता रहता है। स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं से हमने की है, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जा सकती है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपर्दन से होता है। निक्षेपण प्रक्रिया की बेसिनों, घाटियों व निचले स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। यह आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अपर्दन के पश्चात निक्षेपण होता है बच्चों, और निक्षेपित जल भी फिर से अपर्दित होते हैं। प्रवाहित जल, नदी अर्थात भूमिगत जल, हिमनद, पवने व तरंगे प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ अपक्षय का बृहद क्षरण भी सहायक भूतलों को आकार देते हैं। भूमिगत जल, हिमनद, पवने, तरंगे प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ अपक्षय व बृहद क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते रहते हैं। ये भू आकृतियाँ कारक लंबे समय तक कार्य करते हैं और क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं। भू आकृतिक कारक अपर्दन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपर्दित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं, जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार या मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पवने आदि किस प्रकार चट्टानों को प्रभावित करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम प्रवाहित जल। प्रवाहित जल अर्थात नदी। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं बच्चों, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। तेज ढाल लगातार
अपर्दन के कारण मंड ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। नदियों का वेग जो है वो जब कम हो जाता है जिससे निक्षेपण आरंभ हो जाता है। जैसी नदी का बहने की क्षमता जो है धीरे हो जाती है वैसी निक्षेपण कार्य बढ़ता जाता है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा बच्चों। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती है। अधिक गहरी और चौड़ी लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियां जो है एक जाल सा बना देती है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। घाटियों के किनारे जो होते हैं उनका ढाल बहुत मंद हो जाता है। एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसे यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें बच्चों मोनाडकोनोक कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहलाते हैं। अब है बच्चों नदी की युवा अवस्था। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती है, जैसा आप चित्र में देख ही रहे हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत या चौड़े व समतल होते हैं, जिनके दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्ग विकसित हो जाते हैं। जहाँ पर अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती है वहाँ जलप्रपात व शिप्रिकाएँ बन जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। नदी की दूसरी अवस्था होती है प्रौढ़ा अवस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है और जल की मात्रा को और बढ़ा देती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से बाढ़ के मैदान बनने लगते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जलप्रपात व शिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती है। अब आती है बच्चों नदी की वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होने लगती है और नदी का ढाल मंद हो जाता है। नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे ही होते हैं। अपर्दित स्थल रूप घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती है। लंबाई और चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज एक गहरी सक्रिय घाटी है बच्चों, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की भांति गहरी होती हैं। कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है बच्चों। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का निर्माण निर्भर होता है, मुलायम और कठोर चट्टान के कारण। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें हम जल गर्तिका कहते हैं। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनके शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप है, जो धीरे धीरे
पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर होता जाता है। अधाकर्तिक विसर्प या गंभीरभूत विसर्प। नदी किस प्रकार विसर्प का निर्माण करती है? तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पाश अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पाश अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं बच्चों। इन विसर्पों को अंधाकर्तिक विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जड़ों वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती है या इसके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं भी कहते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के बच्चों कुछ कारण हैं। पहला तो जल प्रवाह का कम होना, दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा कारण है विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान। जब प्लेटें सरकती हैं तो कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं। अगर नदियां तट के निकट होती है तो समुद्र तल में भी बदलाव आते हैं। निक्षेपित स्वरूप या निक्षेपित स्थल स्वरूप, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बनता है बच्चों वो है जलोढ़ पंख, जैसा आप चित्र में देखेंगे ही। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ व मंद ढालों के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती है और मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है और जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं और वे प्रायः वास्तविक मार्ग से बहुत दूर तक बहती हुई जाती है, बल्कि अपना मार्ग कभी कभी इन जलोढ़ पंखों के कारण बदल देती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम जल वितरिकाएं कहते हैं। डेल्टा बच्चों निक्षेपण में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल रूप बनता है और वो आकृति है डेल्टा। डेल्टा जलोढ़ पंख की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने द्वारा लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चिका मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ के मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका है। जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती है, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है बच्चों। बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद ये अपेक्षाकृत मंड ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं से मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेपण से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। बाढ़ मैदान जो निक्षेप है वो सरिता निक्षेप भी कहलाते हैं। मैदानी भागों में नदियाँ प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान भी कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पाश तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है
तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनते जाते हैं। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के उत्तल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारे पर निक्षेपण के कारण बनती है। नदी विसर्प बच्चों आप सभी जानते हैं, विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद सीधे मार्गों में बहती होगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें हम विसर्प कहते हैं। आप जैसे चित्र में देखेंगे। नदी विसर्प निर्मित होने के कुछ कारण हैं बच्चों। पहला कारण है कि मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर दूसरा कारण है तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ना। नंबर तीसरा है प्रवाहित जल का कोरियोलिसिस प्रभाव से विक्षेपण। ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह प्रक्षेपित होता है, वैसे ही जल भी प्रभावित होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भागों में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे होते जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों का अपर्दन के कारण कट जाते हैं और जिससे बच्चों गोखूर झील बन जाती है। गुम्फित नदी, यदि नदी द्वारा प्रवाहित नद्य भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपर्दन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जल अधिक मात्रा में जड़ों लाकर एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपर्दन व निक्षेपण आवश्यक है, या जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव होता जाता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार एक गुम्फित नदी का प्रारूप का विकास होता जाता है। हम अब पढ़ेंगे बच्चों भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। हम इसे भौम जल भी कहते हैं। भौम जल जल संसाधन का एक रूप है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ और संधियों व दरारों वाली हो तो धरातली जल का अंतःश्रवण आसानी से होता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण बनता है बच्चों। ऐसी चट्टानें जैसे चूने का पत्थर या डोलोमाइट, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण के अनेक स्थल रूप विकसित हो जाते हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया द्वारा इसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक या निक्षेपात्मक दोनों प्रकार की कार्स्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल रूप, कुंड, घोलरंध्र, लैपिस और चूना पत्थर चबूतरे, ये भूमिगत जल के निक्षेपण के पहले अपर्दित स्थल रूप बनते हैं। घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र अपने आप ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलोनाइट भी कहा जाता है। अत्यधिक अनियमित, पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें हम लेपिस कहते हैं। अब है कंदराएं, केव्स।
ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों में के एकांतर स्तंभ हो, जैसे बालू पत्थर या क्वार्ट्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानें हो या सघन चूना पत्थर चट्टानों के स्तर हो, तो वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण हो जाता है। निक्षेपित स्थल रूप, मतलब भौम जल द्वारा निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं? अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन युक्त जल, जो वर्षा के जल में घुला हुआ कार्बन से शीघ्रता से घुल जाता है, और जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्तंभ भी भूमिगत जल के ही निक्षेपित रूप है। हिमनद, पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों का रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम सहती को हिमनद कहते हैं बच्चों। हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है और हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे भी कम या कुछ मीटर तक भी प्रवाहित होते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। अपरदित स्थल रूप हिमनद में सर्क बनता है। सबसे पहले बच्चों, सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढालों वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉन झील भी कहते हैं बच्चों। हॉर्न या गिरी श्रृंग और सिरिटेक कटक भी हिमनद के ही स्थलाकृतियाँ हैं। अपरदन के साथ साथ ये आपस में मिल जाती है और तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण करती है जिसे हम हॉर्न कहते हैं। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित होती है। हिमनद घाटियाँ जो है वो यू आकार के, अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी घाटियाँ बनाती है जिनके तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटियाँ भी होती है। निक्षेपित स्थल रूप के अंतर्गत हिम नदियाँ, हिमोड़, जो हिमनद घाटियों के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्व हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है, एस्कर बनाती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद से पिघलने से जब हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है तो इनके किनारों से रिसता है बर्फ इन छिद्रों में प्रवाहित होने लगता है और यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम एस्कर कहते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वृत्ताकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें हम एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान भी बनते हैं जो हिमानी द्वारा बनाए जाते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से बंजरी, रेत, चिका मिट्टी के द्वारा जलोढ़ पंख भी बनते हैं जिसे हम हिमानी धौत मैदान भी कहते हैं। ड्रमलिन बनता है सब बच्चों। हिम नदी जो है वो ड्रमलिन भी जैसी भू आकृति बनाती है। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो मृक्ष भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल वाला होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार हिम नदी भी अपनी निक्षेपण और अपरदन के समय कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनाती है। अपरदन के समय अलग भू आकृतियाँ बनाती है, निक्षेपण के समय अलग भू आकृतियाँ बनाती है तथा जब बर्फ पिघल जाती है फिर नदी के रूप में आगे प्रवाहित होने लगती है। हम इसका अब अगला भाग 2 पढ़ेंगे। तरंग व धाराएं धरातल पर अपरदन और निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनाती है। तो आप सभी बच्चे इस अध्याय को अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, और आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। जय हिंद बच्चों।